दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि इस कहानी का नाम यानी इस नॉवल का नाम मैंने कजिन लव स्टोरी रखा था। लेकिन मैंने जब इस पूरे नॉवल को पढ़ा है तो मुझे लगा कि इस कहानी का ये जो नाम मैंने रखा था यानी कि कजिन लव स्टोरी, ये इस नॉवल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो इस नॉवल को पूरा सुने और मुझे इस नॉवल के लिए एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करें कि मैं इस नॉवल का क्या नाम रखूं। ये नॉवल जो है मैंने 3 भागों में डिवाइड किया था। आज इसका तीसरा भाग मैं अपलोड कर रही हूँ और कुछ ही दिन में मैं तीनों भाग एक बार में ही अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिसे एक ही बार में पूरा नॉवल पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है। तो मैं एक ही बार में पूरा नॉवल अपलोड करूँगी। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इस नॉवल का एक अच्छा सा प्यारा सा नाम सजेस्ट ज़रूर करें। जो नाम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा इस कहानी को लेकर, जो सूटेबल होगा, वो नाम के साथ मैं इस कहानी को पूरा अपलोड करूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। यावर के लाख कहने के बावजूद भी उजमा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी। जब यावर ने जरा सख्ती से बात की तो वो आदत के मुताबिक रोने में बिजी हो चुकी थी। यावर सख्त झुंझलाया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उजमा जो तुम इस तरह रोने लगी हो। गुस्से को बर्दाश्त करते हुए यावर ने जहाँ तक बन पड़ा अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। बस मुझे नहीं जाना। अपनी लाल नाक को टिश्यू से साफ करते हुए उजमा ने जिद्दी लहजे में कहा तो यावर वापस आने के बाद उसे समझाने का इरादा किए जॉब पे लौट आया था। और फिर 6 महीने के बाद जब वो जहनी तौर पर खुद को राजी कर चुका था कि उजमा वहीं अम्मा के पास रह लेगी, उजमा ने घर आए यावर के साथ चलने की फरमाइश कर डाली थी। उसकी बात पे यावर को गुस्सा तो बहुत आया था और इस बार उसने अपने गुस्से को छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। कुछ भी, अब तुम यहीं रहो अम्मा के साथ। अच्छा है अम्मा को तुम्हारे साथ अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, वरना तो सूफिया भाभी के अलग होने पे अम्मा बहुत ज़्यादा उदास हो रही थीं। और यूं भी मेरा एक दोस्त अपनी फैमिली को लाना चाहता है। मैंने उसे अपने अलॉट किए हुए घर रहने के लिए देने का फैसला कर लिया है, तब तक जब तक उसे अपना क्वार्टर नहीं मिल जाता। यावर ने कहते हुए अपने सामने पड़े कप को होठों को लगाया ही था जब उसके कानों में उजमा के रोने की आवाज़ पड़ी। उजमा, यावर के लहजे में सख्ती उभर आई थी, लेकिन फिर उजमा के रोने, मुंह बनाने और चीज़ों को उठाकर पटकने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो अम्मा ने यावर से कह दिया कि उजमा को अपने साथ ले जाओ। कैसे ले जाऊं अम्मा, वो भी इस हालत में जब उसे हर वक्त किसी के साथ की ज़रूरत है, और यूं भी जब हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलना। जब मैं चाह रहा था कि इसे अपने साथ ले जाऊं तब तो ये यहाँ पर रहने पर अड़ी हुई थी, और अब मैं कह रहा हूँ यहीं रहो तो वो साथ चलने को कह रही है। सॉरी, मैं काट का उल्लू नहीं हूँ जो इसके इशारों पर चलता रहूँ। यावर ने साफ हरी झंडी दिखाई थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है यावर। ऐसी हालत में ये लापरवाहियाँ उसके और बच्चे के लिए ठीक नहीं। तुम उसे आराम से समझाओ कि डिलीवरी होने के बाद ले जाऊंगा, मान जाएगी तुम्हारी बात। अम्मा ने यावर के घुटने पर हाथ रखते हुए इत्मीनान भरे अंदाज में कहा तो यावर ने एक शिकायत भरी माँ पर डाली थी, और फिर उजमा को लाख समझाने पर भी वो उसे अपनी बात से पीछे नहीं हटा सका था, और मजबूरन उसे एक बार फिर अम्मा के कहने पर उसकी बात मानना पड़ी, और यूं वो उजमा को अपने साथ ले आया था। अच्छे होने की भी कभी कभी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ती है, और यही कुछ यावर के साथ हुआ था। मारिया अभी सिर्फ 2 महीने की थी जब एक दिन यावर ने अपने घर से किसी अनजान आदमी को बाहर निकलते देखा। उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो जल्दी ही घर लौट आया था। अभी वो घर से कुछ ही दूरी पर था जब उसने तेजी से अपने घर से उस शख्स को निकलते देखा था। इससे पहले कि यावर उसे पकड़ता, वो आदमी गली में मौजूद एक पतली गली में मुड़कर न जाने कहाँ गायब हो गया था। यावर ने उसे तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम ठहरा और गुस्से में घर पलट आया। उसके पास घर की चाबी थी। वो दरवाजा खोलकर घर आया। यावर को बिना टाइम घर आते देखकर उजमा पहले तो संभली थी। यावर ने उसका बाजू दबोचा था। बोला, कौन था वो शख्स? यावर की आंखों और लहजों की चिंगारियां निकल रही थीं। कौन शख्स? उजमा हकलाई थी। अगले ही लम्हे यावर का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। उजमा इस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी। वो लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिरी। इससे पहले यावर आगे कोई सवाल करता, उजमा तेजी से उठी और उसके सामने बेखौफी से खड़ी हो गई। अच्छा हुआ तो मैं फराज के बारे में पता चल गया। मैं इस चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ गई हूँ। उसके लहजे का इत्मीनान यावर को मुंह के बल गिराने के लिए काफ़ी था। उसे उजमा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो जहाँ हैरत की ज्यादती से हैरान हुआ था, वहीं उजमा फराज के बारे में बता रही थी। उस फराज के बारे में जिससे वो शादी से पहले मोहब्बत करती थी और शादी के बाद भी उसी से मोहब्बत की दावेदार थी। गरीब और यतीम होने का मतलब ये नहीं था कि मेरी माँ, तुम्हारी माँ के अच्छे अखलाक, दौलत और तुम्हारी सरकारी नौकरी के झांसे में आ जाती।
मैंने अपनी माँ से कह दिया था मुझे फराज से मोहब्बत है और मुझे उसी से शादी करनी है। लेकिन हर माँ की तरह मेरी माँ को भी मेरी मोहब्बत भक्ति जज्बात के सिवा कुछ नहीं लगी थी। उसे लगा था समाज में रहने के लिए पैसा और नौकरी ही सब कुछ है। ये मोहब्बत वोहब्बत जैसी खुराफात का हम जैसों के साथ कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन वो भूल गई थी हम जैसे भी दिल के सामने मजबूर होते हैं, और मैं भी मजबूर हूँ याबर, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो अपने शौहर की हैरत भरी आंखों में आंखें डाल कर कह रही थी, ये कभी नहीं होगा उजमा, अपने दिल को समझाओ, ये जिंदगी है कोई फिल्म या ड्रामा नहीं। तुम अब एक औरत नहीं बल्कि एक बच्ची की माँ भी हो। तुम्हारे गलत कदम सारी जिंदगी मेरी मासूम बेटी की जिंदगी पर असरअंदाज होगा। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मारिया की वजह से। अभी याबर की बात पूरी भी ना हुई थी कि उजमा बोल पड़ी थी, मैंने जो कहना था कह दिया है। तुम मुझे इज्जत से नहीं जाने दोगे तो मैं भाग जाऊंगी और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। याबर भी गुस्से से कहता हुआ उजमा पर पिल पड़ा था। वो उसे मारता रहा और वो उसके हाथों पिटती रही थी और एक ही बात दोहराई जा रही थी, मैं चली जाऊंगी, तुम कुछ भी कर लो, जितना भी मार लो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। यहाँ तक कि याबर उसे मार मार कर थक गया था, लेकिन वो मार खाते खाते नहीं थकी थी। और फिर अगली सुबह उजमा नीलो नील जिस्म के साथ याबर की इज्जत को रौंद कर चली गई थी। जिंदगी का ये रुख याबर को पागल कर गया था। अम्मा और दोनों भाई हैरत से बेड पर लेटी कुछ ही महीने की मारिया को देख रहे थे। तुम चलो हम थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, कमाल ने भाई का बाजू खींचकर कहा था। याबर ने झटके से उसके हाथ की पकड़ से अपना बाजू छुड़ाया और अम्मा की तरफ देखा। ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया अम्मा? दोनों भाइयों की तरह मेरा भी हक था अच्छी जिंदगी जीने का। तो फिर क्यों मेरी बार आप धोखा खा गई थी? क्यों आप अपनी दोस्त की बेटी को पहचान नहीं पाई थी? बेटे के शिकवे करने पर अम्मा तो जैसे सुन्न सी हो गई थीं। आलिया ने उनसे कितना कहा था उजमा के बजाय उसकी मामू जान का रिश्ता देख लें, लेकिन तब उन्हें गांव में रह रही अपनी बचपन की दोस्त का ख्याल आया था, जिसकी इकलौती बेटी को वो बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई थी। और उसने क्या किया? अम्मा तो मुंह पर दुपट्टा रखकर रो पड़ी थी, तो वहीं याबर दरवाजे को ठोकर मारता हुआ कमरे से ही नहीं बल्कि घर से भी निकल गया था। और फिर कौन जानता था, गुस्से में घर से निकले याबर को मौत गले लगाने के लिए बेताब थी। बिना मंजिल का चुनाव किए वो यूं ही जा रहा था, जब अचानक ही राह में खड़े कुछ राहगीर आपस में लड़ पड़े थे। उनमें से एक के पास पिस्तौल थी, उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं और उनमें से एक गोली याबर के सर में लगी थी। याबर तो मौके पर ही दम तोड़ गया था। बाकी तीनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका डॉक्टरी इलाज कराया गया। ये वक्त अम्मा के लिए बड़ा कठिन था। जवान बेटा मिनटों में दुनिया से मुंह मोड़ गया था, वो भी उजमा के दिए जख्म का दाग लिए। कमाल और एजाज के लिए भी ये वक्त किसी कयामत से नहीं था। कयामत आकर गुजर गई थी, लेकिन अपने पीछे अपने असर छोड़ गई थी। रिफत गांव से आई थी और रो रो कर अम्मा से माफ़ी मांगती रही। तुम्हारी बेटी राजी नहीं थी तो रिफत तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी ये शादी। मेरा बच्चा यूं भरी जबानी में इस दुनिया से न जाता। अम्मा से सक पड़ी थी। वो मेरे पास नहीं आई खदीजा, और ना ही उसने मुझसे कांटेक्ट किया। मेरा तुमसे वादा है, वो जब भी मेरे सामने आएगी मैं खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लूँगी। लेकिन रिफत भी का इंतजार ही रहा। उजमा पलट कर नहीं आई थी। यहाँ तक कि रिफत भी इस दुनिया से कुछ महीने के बाद ही मुंह मोड़ गई थी। गम एक तरफ था तो दूसरी तरफ मारिया, जिसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। सब उससे यूं भागते जैसे वो कोई अछूत हो। इतनी बेजारियत देखकर अम्मा ने खुद ही कमाल को भी अलग रहने की इजाज़त दे दी थी और खुद मारिया के साथ इस घर में रहने लगी थी। वक्त कब रुकता है कब ठहरता है, कछुए की चाल से भी चले तो दिन महीनों में और महीने साल में हावी हो गए थे। अम्मा का बड़ा दिल था कि मारिया की शादी आजर से हो जाए तो वो पोते और पोती के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजार लेंगी। लेकिन हमेशा की तरह ऐसा होने की बजाय मारिया इम्तिहान की सूरत उनके नाजुक कंधों का बोझ बनकर रह गई थी। और हमेशा की तरह हौसलामंद अम्मा जान आज हौसला नहीं कर पा रही थी। मारिया की माँ का माजी उसके फ्यूचर के लिए तैयार था। अम्मा के पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं था। नमाज के बाद अम्मा ने अपने कांपते हाथों को उठाया था तो एक बार फिर शिद्दत से रो पड़ी थीं। दिन वैसे ही थे, रातें भी अपने वक्त पर आ जाती थीं। आज भी मौसम मामूल से हटकर ज़्यादा ही सर्द हो रहा था और वो मौसम की शिद्दत से बेपरवाह बरामदे के पिलर से टेक लगाकर बैठी हाथों की गुलाबी हथेली में मौजूद लकीरों को देखते हुए न जाने क्या सोचे जा रही थी। उसकी ब्राउन चादर उसके कंधों से फिसलकर उसके करीब फर्श पर पड़ी हुई थी। बालों की कुछ लटें क्लेचर के कैद से आज़ाद होकर हवा के संग कभी उसके चेहरे पर झूलने लगती तो कभी हवा में उड़ने लगती। पहले अगर वो इस तरह बैठी होती थी, अम्मा उससे बुरा भला सुनाकर कब का अंदर बुला चुकी होती। लेकिन अब तो अम्मा भी जैसे उसके वजूद से बेपरवाह हो चुकी थीं। वो खुद से अम्मा को बुला लेती तो अम्मा जवाब दे देती।
वरना सारा दिन खामोशी की चादर ओढ़े या तो तस्बीह पढ़ती रहती या फिर नमाजों में बिजी रहती। जाने वो क्यों लंबे लंबे सजदे करते हुए हाथ उठाती तो नीचे करना ही भूल जाती। हालांकि मारिया ने एक दो बार उनसे कहा भी था कि दुआओं से कुछ नहीं होने वाला अम्मा, क्या ये लंबे सजदे मेरी हकीकत बदल देंगे? ये दुआ के लिए उठे हाथ मेरा हवाला बदल देंगे? मेरी माँ का हवाला नहीं, कुछ भी बदलने वाला नहीं था। खटके की आवाज पर वो अपने ख्यालों से चौंकी थी और गेट से अंदर आते आजर को बेध्यानी में देखने लगी थी, जो उसे यूं इतनी सर्दी में बैठा देखकर वहीं रुक गया था। वो उस दिन के बाद आज आया था। वो मारिया से बहुत नाराज था, जिसने उसकी उस दिन की परवाह को, हमदर्दी को फटकार लगाई थी। ये बात आजर के दिल को चीर कर रख गई थी। इसलिए उसने अपनी नजरों को मारिया की तरफ से हटाया और उसके पास से गुजर कर अम्मा के पास चला गया। उससे अम्मा ने ही फोन करके बुलाया था। अगर अम्मा फोन न करती तो वो अब भी इस घर में नहीं आता। कितनी ही देर गुजर गई थी आजर को आए हुए और अम्मा ने उसे अभी तक आवाज देकर चाय का नहीं कहा था। वो कुछ देर वहीं बैठी रही और फिर उठकर अम्मा से करीबी मार्केट तक जाने की इजाजत लेने चली गई। उसे लगा था अगर वो और ज्यादा दिन इसी तरह घर में पड़ी रही तो पागल हो जाएगी, अपना जहनी तवाजुन खो देगी। उसने दस्तक देने के लिए जैसे ही हाथ उठाए थे, अध खुले दरवाजे से आती आवाज सुनकर उसके हाथ वहीं रुके थे। अम्मा उससे मारिया के लिए आने वाले किसी रिश्ते का जिक्र कर रही थी। रिश्ते का सुनते ही एक आग सी उसके वजूद में भड़की थी। उसने झटके से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। उसे यूं दरवाजा खोलकर अंदर आते देखकर अम्मा और आजर दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। बस कर दें अम्मा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। क्यों मुझे जलील करवाना चाहती हैं? नहीं करनी मुझे शादी। आप जाएं यहाँ से। वो अब आजर की तरफ रुख मोड़े कह रही थी, मेरा और अम्मा का मसला है, हम दोनों खुद हल कर लेंगे। वो ऐसी तो नहीं थी जैसी इन दिनों हो रही थी। बदतमीजी मत करो, आजर नाराजगी भरे लहजे में कहता हुआ अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। आप यहाँ से जाएं, वो चीखी थी। बस। आजर ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। उसके लहजे में इतनी सख्ती थी कि मारिया ने गुस्से और नाराजगी से अम्मा की तरफ देखा। ये होते कौन है मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले? उसने अम्मा से चिल्लाकर सवाल किया था। क्या हो गया है मारिया, पागल हो गई हो? मुझे किसी न किसी से तो मशवरा करना ही है। और फिर आजर आजर आजर, वो अम्मा की बात काट कर चिल्लाई थी। मैं खुद अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती हूँ। उसने अपने बाजू पर धरा आजर का हाथ झटकते हुए नफरत से कहा था। क्यों कर रही हो ऐसा मारिया? तुम क्यों इतनी बदगुमान हो रही हो मुझसे? आजर को बाकी उसका ये रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था। वो अब अपना गुस्सा भुलाए उससे आराम से सवाल कर रहा था। यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप क्यों अपने चेहरे पर नकाब लगाए यहाँ चले आते हैं? आंखों में चमक लिए वो उससे सवाल कर रही थी। मारिया बस करो। अम्मा ने उसे रोकना चाहा। रुक जाएं अम्मा, मुझे भी जानने दें कौन सा नकाब लगाकर मैं इसके सामने आता हूँ। आजर ने हाथ उठाकर अम्मा को मना किया। नफरत है अम्मा, मुझे इस इंसान से नफरत है। सब मुझसे भागते हैं, नफरत करते हैं तो खुल्लम खुल्ला उसका इजहार भी करते हैं। और ये इंसान। मारिया ने हाथ उठाकर आजर की तरफ इशारा किया था। अम्मा, ये इतने भी अच्छे नहीं हैं जितना आप समझती हैं। यहाँ आकर हमदर्दी के दो बोल सुनाने वाला घर जाकर मेरा अपनी बीवी और बहनों के सामने मजाक उड़ाता है। क्या कहा था आपने हिरा से? क्या आपने मुझे चेक किया था कि मैं भी अपनी माँ के जैसी हूँ और मैं भी अपनी माँ की तरह फंस जाऊंगी आपके साथ, या नहीं? और मैं निकली भी अपनी माँ के जैसी ही। वो अब रो रही थी, बुरी तरह रो रही थी। आपके एक इशारा करने की देर थी और मैं आजर अम्मा भी उसकी बात पर हैरान हुए थे। अपनी बीबी के सामने मेरा मजाक बनाते हैं। हाँ, हूँ मैं अपनी माँ जैसी, हूँ मैं उजमा की तरह। वो अब हिचकियों से रो रही थी। आजर खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। उसने रोती हुई मारिया का बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ खींचता हुआ अपने घर ले आया। अम्मा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके साथ जाए, इसीलिए वो गिरने के अंदाज में बेड के किनारे बैठकर रोने लगी थीं। वो जानती थीं आजर ऐसा कभी नहीं कह सकता। उन्हें अपने पोते पर खुद से कहीं ज्यादा यकीन था और उनका यकीन यूं ही नहीं था। हिरा, फिजा, शफक, वो लाउंज में खड़ा होकर पूरी तेजी से चिल्लाया था। अपने अपने कमरों में आराम से बैठी हुई हिरा, शफक और फिजा के साथ साथ सूफिया बेगम और एजाज अहमद भी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे। मारिया ने आजर के हाथ की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाना चाहा। फिजा के चेहरे पर पड़ती नागवारी उसकी धुंधलाई हुई आंखों से छुपी नहीं थी। शट अप, आजर ने उंगली उठाकर मारिया से कहा और झटके से उसके बाजू को छोड़ा। क्या हो गया है आजर? इस तरह से लेकर क्यों आए हो? हैरान होते हुए सूफिया आगे बढ़ी। आजर ने आगे बढ़कर उड़ा चेहरा लिए खड़ी हिरा के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया था। हिरा अपने चेहरे पर हाथ रखे लड़खड़ा सी गई थी। आजर, एजाज साहब आगे बढ़े थे। और
आपके आजर चील की तरह फिजा की तरफ लपका था। फिजा डर कर सूफिया बेगम के पीछे जाकर छुपी थी। क्या हो गया है आजर, तुम इस 2 टके की लड़की के लिए अपनी बहन और बीबी। इससे पहले कि सूफिया बेगम अपनी बात मुकम्मल करती, आजर ने टेबल पर पड़े शीशे के गुलदान को हाथ मारकर जमीन पर गिरा दिया था। 2 टके की नहीं है ये, बल्कि 2 टके की तो ये है जो मुझसे झूठी बातें जोड़कर इस मासूम को जहनी टॉर्चर करती हैं। आजर गुस्से से चिल्लाया था। कौन सी बातें, क्या हो गया है तुम्हें झूठी लड़की की वजह से? बस करें अम्मी, बस करें। आजर ने दोनों हाथ उठाकर सूफिया बेगम को आगे बोलने से मना किया। अफसोस हो रहा है मुझे कि आप जैसी छोटी सोच रखने वालों की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा गलत फैसला कर लिया। बाबा, मैं चुप नहीं रहूंगा। पूछे इनसे क्यों इसने मारिया को टॉर्चर किया, जहनी तौर पर उसे डिस्टर्ब किया। आजन ने रोती हुई मारिया की तरफ इशारा किया था। हाँ, तो हमारे बीच बात हुई थी। तो ये कौन होती है आपको हमारे खिलाफ भड़काने वाली? शफक ने गुस्सीली नजरों से मारिया को देखा। ओह, तो इन सब में तुम भी शामिल हो? आजन ने अपने होठों को सकेड़ा। मारिया रोते हुए वापस पलट आई थी। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। वो घर वापस आई तो जिस तरह अम्मा को छोड़कर गई थी, अम्मा उसी तरह अपनी जगह पर खामोश बैठी थी। वो धीरे धीरे चलती हुई अम्मा के करीब आई, फर्श पर बैठी और अपना सर अम्मा की गोद में रखकर अपने दोनों बाजुओं को उनकी कमर में डाल दिया था। अम्मा, तरबियत हार जाती है और हवाले जीत जाते हैं। आंखों की रंगत और ज्यादा सुर्ख हुई थी। आंसू किनारे से छलकने को बेताब थे। सुर्ख नाक और भी ज्यादा लाल हो रही थी और गर्दन की रगें बर्दाश्त की वजह से और ज्यादा फूली हुई थीं। अम्मा ने अपनी नजरों का जाविया बदला और उसके चेहरे की तरफ देखा। एक सिसकी सी निकली थी, लेकिन कमाल जब्त से अम्मा ने खुद को रोका रखा था। अम्मा, आप मेरी शादी कर दें। अम्मा, मैं अब और ज्यादा यहाँ नहीं रहना चाहती। तंजिया नजरें मेरा जिगर छलनी करती हैं तो झूठी बातें मेरे दिल को जख्मी। क्या जरूरत थी हिरा को मुझसे झूठ बोलने की? पीठ पीछे वो मेरा मजाक बना रही थी। मुझे बता रही थी कि मैं उनकी नज़रों में क्या हैसियत रखती हूँ फिजा के सामने। अब वो खुद को रोक नहीं पाई थी। वो हिचकियों से रो रही थी, सिसकियों से आंसू बहा रही थी। अम्मा, मुझे यहाँ नहीं रहना। जो रिश्ता आया है आप हाँ कर दें। ये कहकर वो उठी और भागती हुई कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं क्यों खुद भी अम्मा भी अपने कमरे में रो रही थीं। वो दोनों ही एक दूसरे से छुपकर सारी रात रोती रही थीं, यहाँ तक कि आखिरी सितारे ने डूबकर सुबह होने की खुशखबरी सुना डाली थी। यानी उम्मीद का एक दिन, हर निकलता दिन इस बात का इशारा होता था। गहरी सिया रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका एंड होकर रहता है, क्योंकि ये तो फितरत का कानून है। हर एक का वक्त बदलता है। गम है तो खुशी, खुशी है तो सोग। रोशनी अंधेरे के सामने बेबस होती है तो अंधेरे के बाद सब रोशन की उम्मीद होती है। और ये रोती ढलती रात उसके लिए खुशियों के दिनों को करीब लाने वाली थी। अम्मा को अभी भी अपनी दुआओं पे न जाने क्यों बहुत यकीन था, कामिल यकीन। अम्मा ने सुबह होते ही उसके आए हुए प्रपोजल को घर बुलाने का फैसला करते हुए उन्हें फ़ोन किया था। मारिया को किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि वो इस घर से जाने वाली है। आजर को खबर हुई तो वो अम्मा से बहुत नाराज हुआ। ये आप क्या कर रही हैं अम्मा? ज्यादती मत करें उसके साथ। मेहमानों के जाने के बाद आजर अम्मा से नाराजगी से बोला था, तो वहीं पहली बार एजाज और कमाल साहब भी अम्मा के इतनी जल्दी भरे फैसले पर रंजीदा थे। बेशक वर्षों की जान पहचान है, लेकिन जान पहचान में और रिश्तेदारी में फ़र्क होता है अम्मा। हाँ, अच्छे से लड़के के बारे में छानबीन करानी चाहिए, घर बार देखना चाहिए। मैं आपके साथ चलता हूँ, सोचते समझते हैं फिर फैसला करते हैं। लेकिन आपने उन्हें अपनी रजामंदी का इशारा देते हुए न सिर्फ रिश्ता तय कर दिया, बल्कि उन्हें मंगनी का भी कह दिया। आजर नाराजगी से बोल रहा था, लेकिन आज अम्मा को उसकी नाराजगी की परवाह नहीं थी। तुम सब अब जाओ। बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में से तुम लोगों ने यतीम लड़की के लिए वक्त निकाला। अम्मा का लहजा तंजिया नहीं, लेकिन लफ्ज। एजाज और कमाल के साथ साथ सूफिया और आलिया ने बेचैनी से पहलू बदला था। यानी बेटों को काबू करने के लिए अम्मा ने नया और बिल्कुल अलग तरीका निकाला था। वो बेचैन न होती तो क्या होती, और आजर तो उनके अंदाज पर बहना ही गया था। अम्मा, आप ये क्या कर? उसने कुछ कहना चाहा, इससे पहले ही वो आगे कुछ बोलता अम्मा ने हाथ उठाकर उसे आगे बोलने से मना किया था। तुम अपनी बीबी को अपने साथ ले जाओ, तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना होगा। अम्मा ने उठते हुए अपने दोनों घुटनों पर हाथ का दबाव रखते हुए उठने की कोशिश की थी। समीना भी, ये लोग चले जाएं तो गेट बंद कर लेना, मैं मारिया के पास जा रही हूँ। वो सबको हैरान और परेशान छोड़कर कमरे में जा चुकी थी। अम्मा की तो आदत है यूं ही। सूफिया बेगम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर शौहर और बेटे का मूड बुरी तरह ऑफ देखकर उन्होंने चुप रहने में ही और यहाँ से चले जाने में ही भलाई जानी थी। आते हुए वो अपने साथ फिजा को भी ले आई थी। मारिया अम्मा के एक बाजू पर सर रखे और अपने एक बाजू उनकी कमर पर डाले सो रही थी।
वो मारिया को कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहती थीं। उनका इरादा मारिया और आजिर की शादी के बाद उन दोनों को हमेशा के लिए अपने पास रखने का था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। वो हार गई थीं। सूफिया की हठधर्मी और एजाज अहमद की खामोशी के सामने, कमाल की बीबी की गुलामी के सामने, आलिया की मैं के सामने रिश्तों को जोड़ने की ख्वाहिश बस ख्वाहिश ही रही थी। मारिया को खुद से दूर करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था और उसके इस घर से चले जाने में कितने घंटे बचे थे? सिर्फ कुछ ही घंटे। मेहंदी के सादे जोड़े में बिना मेकअप के वो किसी मासूम बच्चे की मासूमियत लिए दिल में उतरी जा रही थी। अम्मा का दिल उसकी जुदाई के ख्याल से भर आया था। वो अपने बाजू से उसको हटाते हुए कमरे के बाहर चली गई थीं। उनकी दोनों बेटियां मारिया की शादी में शामिल होने के लिए आई तो थीं, लेकिन यहाँ रहने के बजाय फंक्शन के बाद एजाज के घर जा चुकी थीं। गहरी आहा हसरत में डूबी हुई थी। अम्मा धीरे से चलते हुए सोफे पर आ बैठी थीं। मारिया के लिए यही अच्छा है, तो फिर क्यों इतना दिल बेचैन है, उदास है? अम्मा ने खुद से सवाल किया और फिर ना जाने क्यों रोने लगी। आजिर अपना फ़ोन लॉन्ज में भूल गया था। वो लेने वापस आया। ऑटोमेटिक लॉक की चाबी एजाज अहमद और कमाल अहमद दोनों के घरों में थी, ताकि हो ना हो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में काम आ जाए। आजिर ने सोचा था फ़ोन लेते ही वापस उन्हीं कदमों से घर आ जाऊंगा, लेकिन जब वो लॉन्ज में दाखिल हुआ, अम्मा को रोते हुए देखकर तीर की तरह उनकी तरफ बढ़ा था और उनके कदमों में आ बैठा। अम्मा, उसने अपना हाथ अम्मा के घुटनों पर रखा। आजिर को सामने देखकर जाने वो क्यों और भी रो पड़ी थीं। उसकी जुदाई का ख्याल मुझे निढाल कर रहा है। आजिर, वो चली जाएगी। अम्मा का यूं रोना उसको तकलीफ में डाल रहा था। चली जाएगी तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना आपके पास। मैंने बाबा से कह दिया है, मारिया की रुखसती के बाद मैं यहाँ इस घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, और फिर फिजा भी यही चाहती है कि हम दोनों आपके पास रहें, तो फिर आप क्यों? आजर, क्या तुमने मारिया से इसलिए शादी नहीं की कि वो उजमा की बेटी है? कई दिनों से सवाल जो फांस की सूरत अम्मा के दिल में गड़ा हुआ था, ऐसा कांटा जो उन्हें तकलीफ में डाले हुआ था, वो चाह कर भी खुद को इस सवाल के पूछने से रोक न सकी थीं। अम्मा को कमरे में न पाकर उनकी तलाश में कमरे से बाहर आती मारिया दरवाजे के बीच में रुकी हुई थी। वो अनजाने तौर पर जरा सा पीछे को हुई थी, ताकि आजर या अम्मा की नज़र उस पर पड़ न सके। ये सांस रोके बिना हरकत किए आजर का जवाब सुनना चाहती थी। वो जानती थी वो कभी अम्मा के साथ झूठ नहीं बोलेगा। क्या उसकी माँ का हवाला उसे आजर से दूर ले गया था? उसने एकदम से दरवाजे का सहारा लिया था और अपने जिस्म के हर हिस्से को कान बना महसूस किया था। वो आजर के जवाब के इंतजार में थी। अम्मा के सवाल पे आजर के चेहरे पर मजाकिया मुस्कुराहट उभरी थी और फिर अगले ही लम्हे ख़त्म भी हो गई थी। उसने अपना सर झुकाया, अपनी पलकों को झपकाया और सर उठाकर अपनी तरफ देखती अम्मा की तरफ देखा। वो यहाँ थी अम्मा। आजर ने अपने हाथ को बाएं दिल के मकाम पर रखा था। यही है और हमेशा यही रहेगी। वो मेरी ज़िंदगी में आती, इससे बढ़कर मेरी खुशकिस्मती क्या होती, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में नहीं तो तय है कि मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ। उसके होंठ जरा से फैले थे। वो मोहब्बतों की तलाश में घिरी लड़की मेरी माँ और बहनों की बातों का शिकार हो जाती। इतना हौसला या ताकत नहीं थी मुझमें। उसे लेकर कहीं दूर चला जाता, चला भी जाता तो उसे वो एहतराम और इज्जत ना दिलवा पाता जो उसका हक बनती थी। वो मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं, तब भी हिरा ने फिजा के साथ मिलकर क्या किया? दुश्मन कमजर्फ नहीं होना चाहिए अम्मा। मेरी बहनें और माँ उसके मामले में बहुत कमजर्फ हैं। दुश्मनी को एक न एक दिन दोस्ती में बदल दिया जाता है। कमजर्फ को बदलने का कोई दिन नहीं होता अम्मा। वो हमेशा ऐसा ही रहता है, जरा से मौके की तलाश में। मैं मारिया को तकलीफ से निकालना चाहता था, उसे और ज़्यादा इस दर्द में धकेलना नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ उसे भी यही लगता है कि मैंने। आजर रुका था। उसने अपने सर को झटका और उठकर खड़ा हो गया। मैं नहीं जानता उजमा कौन है, मैं तो ये जानता हूँ उसे आपने पाला, आपने उसकी परवरिश की। तो फिर ये तय रहा अम्मा, आपके पोते से कहीं ज़्यादा डॉक्टर समीर खुशकिस्मत ठहरा जिसे मारिया जैसी लड़की मिलेगी। ये कहकर वो मुस्कुराया था, नहीं बल्कि सिसका था। दरवाजे का सहारा लिए खड़ी मारिया वहीं फर्श पर बैठती चली गई और अम्मा तो बस उसे जागता देखती रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर न जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया, वो पलटा और अपने होठों को अम्मा के माथे पर रख दिया। अम्मा, मैं रिश्तों से बहुत प्यार करता हूँ, उनके सामने बहुत कमज़ोर पड़ता हूँ। मुझे खबर थी मारिया से ज़बरदस्ती शादी करने के लिए मैं उन सबको राजी भी कर लेता, लेकिन उन दोनों के बीच फंस कर रह जाता। ना उसे तकलीफ में देख सकता था और ना ही अपने घर वालों को छोड़ सकता था। बस फिर मैंने खुद ही अपने दिल को मार डाला था। मुझे माफ़ कर देना अम्मा। मुझे पता है उसके दूर जाने के ख्याल से आप कितनी उदास हैं, लेकिन मैं हूँ जो हमेशा आपके पास रहूँगा अम्मा।
कहते हुए उसने अम्मा के हाथों की पुष्ट पे बोसा दिया था तो अम्मा पिघल सी गई थी। अपनी बूढ़ी बाहों को वो आजर के गले में डाले रो पड़ी थी। बाहर अम्मा और आजर रो रहे थे और अंदर मारिया हैरान थी। काश वो अपनी जात से इस हवाले को हमेशा के लिए दूर कर सकती। काश उसके बस में होता तो वो उजमा की कोख से पैदा न होती। कितने काश उसके आसपास सर उठाए खड़े थे और वो सर झुकाए बस रोती जा रही थी। उसे आजर से पागलों की तरह इश्क तो नहीं था, लेकिन मोहब्बत की लौ उसके दिल में रोशन थी और उस लौ को उसके माजी की गंदी हवाएं बुझाने की बजाय बनने की कोशिश करती रही थी, लेकिन उसे बुझा नहीं पाई थी। फिर उसी लौ हल्की रोशनी के जलते दियों के साथ उसने अहमद हाउस को छोड़ दिया था और डॉक्टर समी के साथ रुखसत होकर शहर से दूर गांव में आ गई थी, जहां एक नया जहान उसके इंतजार में था। नए लोग, नई जिंदगी, नए रिश्ते, सब कुछ नया था। थकावट से उसकी आंखें बंद हो रही थीं और सर तो दर्द से फटा जा रहा था। उसने एक बार भी ना तो अपने सजे वजूद की तरफ देखा था और ना ही उसने ये जानने की कोशिश की थी कि उसकी शादी किस शख्स से की जा रही है। वो बुरी तरह अपने सर को दबाती अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि पास आकर बैठते हुए समी की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाई थी। हेलो। समी ने उसकी नज़रों के ठीक सामने चुटकी बजाई तो मारिया बुरी तरह अम्मा के ख्यालों से बाहर निकली और अपने करीब बैठे समी को देखकर उछली पड़ी थी और अब उसे हैरत से आंखें खोलकर देख रही थी। उसे याद आया कि वो समी से आजर की शादी पर मिल चुकी है और उसे अपना वो झुंझलाया हुआ रवैया भी याद आ चुका था। आहा। समी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए मारिया की तरफ देखा। मारिया ने ना समझी से उसके अंदाज को देखा। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि दुल्हन घूंघट निकाल कर बैठी होगी, मेरे देखने पर शर्माएगी, लजाएगी, मगर मेरी दुल्हन तो। समी ने कहते हुए मारिया की आंखों में देखा और इससे पहले वो बात को आगे बढ़ाता मारिया ने रोना शुरू कर दिया। नटखट शरारती सा डॉक्टर समी मारिया को रोते देखकर अपनी सारी शरारत भूलकर घबरा गया था। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अच्छा बाबा सॉरी। उसने दोनों हाथ उठाकर जैसे सीज फायर किया था, लेकिन रोने में कमी की बजाय ज्यादती होती जा रही थी। कुछ तो बताओ यार, हुआ क्या है? मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी या फिर समी ने कुछ सोचना चाहा। मुझे अम्मा से बात करनी है, मुझे अम्मा याद आ रही हैं। अपनी लाल नाक को टिश्यू से साफ करते हुए मारिया बोली। हैं इस वक्त? समी ने दीवार की घड़ी की तरफ देखा, जहां घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थीं। उसकी हैरत को इनकार समझते हुए मारिया फिर से रोने लगी। अच्छा रुको, मैं बात करवा देता हूँ। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? समी ने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा फोन उठाकर अम्मा का फोन मिलाया और फोन मारिया की तरफ बढ़ा दिया। उसने समी को उलझे हुए अंदाज में देखा और फोन पर अम्मा से बात करने लगी। ये कौन सा वक्त है फोन करने का? मारिया तुम कब बड़ी होगी? अम्मा ने। मारिया की आवाज़ सुनते ही उसे घुड़का था। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी अम्मा। मारिया मिनमिनाई थी। हाँ तो कल वलीमे पे आऊँगी तो तुम्हें लेकर जाऊँगी ना? अम्मा ने जैसे उसे तसल्ली दी थी। अम्मा कल मुझे लेने आएंगी, मैंने फिर नहीं आना यहाँ। कहते हुए मारिया ने चोर नज़रों से अपने करीब बैठे समी की तरफ देखा, जो लेटे लेटे अब उठ बैठा था। अम्मा से बात करने के बाद मारिया ने फ़ोन बंद कर दिया तो साथ ही समी ने उसका हाथ थामकर जरा सा झटका देकर उसे खुद के करीब किया था। और मैं तुम्हें यहाँ से अब कहीं नहीं जाने दूंगा, मोहब्बत भरी सरगोशी में कहते हुए समी ने उसका हाथ अपने दिल पे रखा। मारिया के कान की लबें तक लाल पड़ गई थीं। उसे ये शर्माता देखकर समी बेखुद सा होकर उसके करीब आया और उसे अपनी मेहरबान बाहों में भर लिया था। पहले तो मारिया कसमस आई और फिर समी की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और फिर समी से चाय का कहकर अपने सरदर्द का बताया तो वो फौरन ही उसके लिए चाय और टेबलेट ले आया था। कहने लगा, वैसे तो मैं पहले ही अपनी फैमिली में खासा मशहूर हो चुका हूँ, अब तुम बीबी का गुलाम, टैग भी लगवा देना। समी ने हंसते हुए उसकी नाक लाल को खींचते हुए कहा। मारिया ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर से उसकी आंखों में मोहब्बतों के जहां देखते ही अपनी नज़रों को झुका लिया था, जहां समी का कहा एकदम से उसके होठों पर बिखरने वाली मुस्कुराहट भी बेख्तियार थी। वो इस तरह बात कर रहे थे जैसे शुरू से ही एक दूसरे को जानते हों। जानने के लिए सदियां तो जरूरी नहीं होती, कुछ लम्हे ही काफ़ी होते हैं। और आजर की शादी में मिलने वाले वो कुछ लम्हे जब समी उसे बुलाने आया था, उसके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए थे। वही खुशियां जिसकी अम्मा को उसके लिए तलाश थी। पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता था मैं, लेकिन तुम्हें देखते ही दिल मियाँ तो, समी उसे बता रहा था। अगले दिन वलीमे के बाद वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आई थी और अब जाने के लिए अपनी चीज़ों को बैग में रख रही थी। उसे तीसरा सूट अटैची में रखता देखकर समी ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी नज़रों में झांकने लगा। तुमने कल वापस आ जाना है। उसके लहजे में हक था। मारिया को कल से अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। जिंदगी उसके लिए इतनी मेहरबान कैसे हो सकती है?
अम्मा ने हजारों दुआओं के साथ, बहुत से डरों के साथ रुखसत किया था, तो क्या अम्मा की सारी दुआएं उसके हक में कबूल ठहरी थीं? समी उसकी खिजा भरी जिंदगी में ऐसी बहार बनकर आया था कि उसके हर तरफ खूबसूरत फूलों की खुशबू बिखर सी गई थी। वही क्यों, उसके घर वाले तो अम्मा के दूर परे के रिश्तेदार भी थे और समी की दादी की उसकी अम्मा से अच्छी खासी दोस्ती भी थी, जो इस रिश्ते की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा चुकी थी। वो सादा तबीयत और एहसास भरे दिल रखने वाले लोगों में आ गई थी, जो इज्जत देना जानते थे, जो रिश्तों से मोहब्बत करना, उन्हें निभाना भी जानते थे। और समी, वो तो जैसे मारिया का दीवाना बन बैठा था और यूँ खुशियों भरी राह से गुजरते जहाँ ना उसके माँ जी के हवालों का जिक्र किया जाता था और ना ही उसे उसकी माँ के माँ जी के साथ जोड़ा जाता था। वो खुश थी, बेपनाह खुश। वो रोज़ अम्मा से बात करती, उन्हें अपने पास आकर रहने का कहती, मगर खुद इन 6 महीनों में मुश्किल से 2 बार शहर गई थी। एक तो आजर अम्मा के पास आ चुका था और वो नहीं चाहती थी अब कोई भी बात किसी को करने के लिए मिले, और दूसरे उन अपनों के रवैयों का असर था जो वो जाने से घबराती थी। उन्हीं दिनों समी का ट्रांसफ़र लेटर मिला था। उसे ग्रेड बढ़ाने के साथ अस्पताल में रेफर किया जा रहा था और मारिया उसके साथ जाकर रहने से साफ इनकारी थी। मुझे इतनी दूर नहीं जाना, आप चले जाएं। वो नाक चढ़ाकर कहती सोफे के दूसरे किनारे पर बैठ चुकी थी। मेरे बगैर रह लोगी? समी ने उसे हाथ बढ़ाकर अपने करीब करते हुए सवाल किया था। बस मुझे इतनी दूर अकेले नहीं रहना। पहली बार तो घर और घर वालों का अपनापन महसूस हुआ है, और अब आप मुझे, कहते हुए मारिया ने अपने मायूसी भरे लहजे को जहाँ तक बन पड़ा था आम लहजे में ढालने की कोशिश की थी, और वो अपनी इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम ठहरी थी। लहजे के साथ साथ आंखें भी भर सी गई थीं। एक तो तुम्हें हर छोटी सी बात पे रोना बहुत आता है, ना जाने क्यों। समी ने उसकी नाक को खींचते हुए माहौल में रची उदासी को दूर करना चाहा। एक बात पूछूं? शुरू दिन से दिल में मौजूद सवाल को आज होठों पर लाने से रोक नहीं पाई थी। एक क्यों, 2, 3 बल्कि 4 बातें पूछो। समी के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आपको पता है, मेरा मतलब आपके घर वालों को पता है कि मेरी, वो अपनी पतली सी उंगलियों को मरोड़ती हुई अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। समी ने गहरा सांस लिया, सामने चलते टीवी को रिमोट की मदद से बंद किया और मुकम्मल तौर पर मारिया की तरफ मुड़ गया था, जो अपनी बात मुकम्मल करने के बजाय अपने होठों को दांतों तले कुचलने में बिजी थी। समी ने कहा, जब वो आजर भाई की शादी से आने के बाद अपने घर में तुम्हारे लिए बात की थी तो मेरी दादी ने मुझे यही कहा था, अगर तुम सीरियस हो और बहुत सोच समझ कर ये फैसला कर रहे हो तो अपनी सोच को एक बार फिर से खंगाल डालो। लोग माजी में की गई दूसरों की गलतियों का हिसाब उनके बच्चों से मांगते हैं। शक है, अगर तुम्हें बाद में मारिया से सवाल करना पड़ेगा तो इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, और अगर तुम उसकी माँ की गलतियों का हिसाब उससे तलब नहीं करोगे या बात को अपने जहन के किसी भी कोने में नहीं लाओगे, तब मैं खदीजा से मारिया को मांगूंगी। और मैंने उनसे कहा था, मुझे माजी की किसी बात से कोई लेना देना नहीं, उस माजी से जिससे मारिया का कोई भी ताल्लुक नहीं। हाँ, हवाला है उसकी माँ, और हवाले होने से दूसरा इंसान किसी का जवाबदेह नहीं होता। तुम हो मेरे लिए बस, और मुझे तुम्हारी माँ के माजी से कोई लेना देना नहीं। वो कहकर धीरे से मुस्कुराया। लेकिन ये क्या? मारिया की आंखों से बारिश के कतरों की तरह गिरते आंसू समी को हैरान कर गए थे। मारिया? उसने मारिया की ठोड़ी को अपने हाथ से ऊपर उठाया था। लोगों को मुझ पर नहीं, मेरी माँ की गलतियों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब भी मैंने सर उठाकर खड़ा होना चाहा, मेरे कंधों पे माँ के भाग जाने का बोझ इतना लाद दिया जाता कि मुझे खुद अपने होने पर गुस्सा आने लगता। मैं क्यों थी? मुझे तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, बल्कि मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। वो अब रो रही थी, पूरी शिद्दत से रो रही थी कि समी को उसे संभालना मुश्किल हो गया था। इस दुनिया ने हमेशा मुझसे मेरी माँ का हिसाब मांगा है, हमेशा मुझे शक भरी नज़रों से देखा। क्यों समी? मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? क्या उन्हें पता था ये दुनिया मुझसे उनके किए का जवाब मांगेगी? मैं कैसे जीऊँगी, कैसे मुकाबला करूँगी? वो आंसुओं से भरी नजरें समी पर गाड़े हुए उससे सवाल कर रही थी, और उसके पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था, एक भी जवाब नहीं। समी ने आगे बढ़कर पास बैठी मारिया को अपने सीने से लगा लिया था, जहां वो सर रखे कितनी ही देर तक आंसू बहाती रही थी। इसके सिवा वो कर भी क्या सकती थी? और फिर उसे समी की जिद करने पर उसके साथ जाना ही पड़ा था। शुरू के बहुत सारे दिन तो घर की शिफ्टिंग में गुजरे थे, लेकिन घर के सेट होने और समी का उसे काम वाली रख देने के बाद उसके पास तो जैसे करने को कुछ था ही नहीं। लेकिन वो खुश थी। यहाँ उसके माजी की कोई बात नहीं थी। दिन में वो कितनी ही बार खुदा का शुक्र अदा करती तो कभी घबराकर रो पड़ती थी, कभी अम्मा के सामने, कभी समी के सामने, और यूँ वो दोनों ही उसके अनदेखे डर और फरियादों को सुन सुनकर हंस पड़ते थे। शुक्र करने से अता की गई नेमतों में बढ़ोतरी होती
और ये उसके शुक्र का ही नतीजा था जब उसे अपने वजूद में किसी दूसरे वजूद की आहट महसूस हुई थी। पल भर के लिए जाने क्यों उसके हाथ पांव सोने से हुए थे। वो खुश होना चाहती थी मगर हो नहीं पा रही थी। क्या बात है बेगम साहिबा, क्या आप खुश नहीं हुई? उसकी नौकरानी अपना काम अधूरा छोड़कर उसके पास आ बैठी थी। मारिया ने कुछ भी कहने के बजाय गायब दिमागी से अपने करीब बैठी उस अधेड़ उम्र औरत की तरफ देखा, जिसका असल नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन सब उसे अजी कहते थे। मारिया के होंठ हौले से फड़फड़ाए थे। क्या मेरी माँ को मेरे होने की खुशी हुई थी? मारिया के अंदर से किसी ने सवाल किया था। औलाद की नेमत हर एक का नसीब नहीं बनती। अजी के लहजे में उदासी थी, इतनी उदासी कि अपने ख्यालों में खोई हुई मारिया चौंक सी गई थी। तो क्या तुम्हारे पास औलाद नहीं? मारिया अपनी सोचों को झटक कर अब उससे सवाल कर रही थी। एक साया सा अजी के चेहरे पर लहराया था। वो कुछ भी कहे बिना अपनी जगह से उठी और अपना अधूरा काम मुकम्मल करने लगी थी। समी, अम्मा और उसके ससुराल वाले सभी बेहद खुश थे सिवाय मारिया के। अजीब सोचों में घिरी मारिया खुश होना चाहती थी, लेकिन खुशी को महसूस नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में एक ही सवाल कुंडली मार कर बैठ चुका था, अगर मैं भी अपनी माँ की तरह अच्छी माँ साबित ना हो सकी तो? तुम पागल हो मारिया, तुम क्यों अपना मुकाबला अपनी माँ से कर रही हो? समी ने उसे डपटा था, लेकिन वो तो जैसे अपनी सोचों के सामने बेबस थी। तंग आकर समी ने अम्मा को बुला लिया था। अम्मा को सामने देखकर मारिया की सारी बेचैनी, सारी उदासी जैसे कहीं दूर जा सोई थी। अजी, मेरी अम्मा के लिए जल्दी पानी लेकर आओ। मारिया ने अम्मा का हाथ थामते हुए उन्हें सोफे पर बिठाते हुए किचन की तरफ मुंह करके आवाज लगाई थी। समी अम्मा का सामान उठाए साथ में आजर को लिए लॉन्ज में आ गया था। अरे आप! वो आजर को देखकर खूब हैरान हुई थी। समी ने उसके लिए इतने सरप्राइज इकट्ठे किए थे, उसकी आंखें बेख्तियार नम हुई थीं। उसकी शादी के बाद ये पहला मौका था जब उसके मायके से कोई उसके घर आया था। अब जाहिर सी बात है अम्मा अकेली इतनी दूर का सफ़र तो नहीं कर सकती थी ना। इसलिए मैंने आजर भाई की मिन्नत की थी कि मेरी बेगम का दिमाग ख़राब हो चुका है और अस्पताल से मुझे छुट्टी मिलने के चांसेस 0% हैं। सो आप ही मुझ पर रहम करें, अम्मा को ले आएं ताकि वो मेरी खिसकी और थोड़ी पागल सी बेगम का दिमाग ठीक कर सकें। मारिया के करीब आते हुए समी ने हंसते हुए कहा तो मारिया एकदम से झेंप सी गई थी और फिर मुस्कुरा दी। कैसी हो? आजन ने आगे बढ़कर उससे पूछा। इससे पहले कि मारिया कोई जवाब देती, किचन से निकलती अजी के हाथ से टिरे छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। वो तीनों एकदम ही उसकी तरफ देखने लगे तो जहां उजमा उर्फ अजी अम्मा को आंखें फाड़े देख रही थी, वहीं अम्मा भी हैरत से उजमा को देख रही थीं। बाजी, आप कोई भी काम ठीक से नहीं करती। मेरे दहेज के बर्तन। इससे पहले कि मारिया अपनी बात मुकम्मल करती, अजी भागती हुई अम्मा के करीब आई थी। मेरी बेटी। उसके होंठ फड़फड़ाए थे, उससे बात नहीं हो पा रही थी। वो बस अम्मा के कदमों में बैठी रो रही थी। मेरी बेटी से मुझे एक बार मिलवा दें अम्मा, मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दें। खामोश खड़ी अम्मा ने अपनी आंखों की पुतलियों को हिलाया था और मारिया की तरफ देखा, जो हैरत से मुंह खोले कभी अम्मा को देख रही थी तो कभी अम्मा के दोनों पांव पकड़कर रोती अजी को, और तो कभी समी और आजर खुद हैरत से दंग खड़े थे। ये क्या कर रही है? छोड़े मेरी अम्मा को। मारिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसने आगे बढ़कर जमीन पर बैठी उजमा को दूर हटाना चाहा था, लेकिन उसने और भी मजबूती से अम्मा के पैरों को पकड़ लिया था। अम्मा, जिंदगी भर पछताई हूँ, जिंदगी भर औलाद के लिए तड़पी हूँ। ये खाली गोद मैंने खुद अपने हाथों से की है, हमेशा खाली ही रही। उस घर को छोड़ ले, यावर को छोड़ ले, सबसे बड़ी बात अपनी बेटी को छोड़ने के बाद मैं बहुत तड़पी हूँ, लेकिन मेरे पास वापस जाने की कोई वजह नहीं थी। 2 साल के बाद ही फराज के गुर्दे फेल हो गए थे और फिर वो सारी जिंदगी। ये क्या बोले जा रही है अम्मा? मारिया ने अम्मा को पुकारा। तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे सामने खड़ी है उजमा। अम्मा के लफ्ज थे या फिर कयामत। जहां उजमा के आंसू थरथराए थे वहीं मारिया भी खामोश हुई थी। ये है तुम्हारी बेटी उजमा, जिसे सिर्फ तुम 2 महीने की छोड़कर चली गई थी। अम्मा ने मारिया का बाजू थाम कर कहा तो जमीन पर बैठी उजमा उठकर खड़ी हुई थी। और तुम्हें बहुत शौक था ना इस औरत को देखने का जो तुम्हारी माँ थी? यही तो है तुम्हारी माँ मारिया। अम्मा ने रोती हुई मारिया को हिलाते हुए कहा था। मेरा दिल कहता था, मेरा दिल इसकी तरफ हुमकता था। अम्मा, आप सच कह रही हैं? क्या यही मेरी मारिया है? मारिया बेटी, लेकिन मैंने और यावर ने तो इसका नाम जैनब रखा था, आपने बाद में नाम भी दिया। उजमा कहते हुए बेकरारी से मारिया की तरफ बढ़ी थी। ज्यों ही उसके हाथ मारिया के चेहरे के करीब आए थे, मारिया ने नफरत से उजमा के हाथों को झटक दिया था। मुझे हाथ भी मत लगाना, मेरी माँ बस मेरी अम्मा है, मेरे घर से निकल जाओ, मारिया नफरत भरे लहजे में कहते हुए चिल्लाई थी। ऐसा ना कहो बेटी, मैं
अपनी नापाक जबान से मुझे बेटी मत कहो। माँ का लफ्ज तुम जैसी औरतों के लिए नहीं होता, जो अपनी ख्वाहिशों की इतनी गुलाम होती हैं कि अपनी कोख से पैदा की गई औलाद को फेंक कर चली जाती हैं। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने वो सब सहा है जो मेरा हक नहीं था। भागी हुई औरत की बेटी कहलवाना कितना मुश्किल है, ये कोई मुझसे पूछे। वो अब ऊंचा ऊंचा रो रही थी। समी ने आगे बढ़कर रोती हुई मारिया को अपने साथ लगाया और उजमा बेगम को वहां से जाने के लिए कहा। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक बार मेरी तड़पती ममता को सुकून दे दो, एक बार मुझे खुद को गले लगाने दो। उजमा ने उसके सामने हाथ जोड़े थे। चली जाएं, आप चली जाएं, मारिया चिल्लाती हुई बोली और फिर अगले ही लम्हे होश से बेगाना होकर समी के बाजुओं में झूल गई थी। कुछ महीने के बाद उसके कदम तंग और अंधेरी गलियों से होते हुए लकड़ी के टूटे दरवाजे के सामने आकर रुके थे। उसने पलटकर अपने पीछे आते शख्स की तरफ देखा, जिसने रुकते हुए उसे अंदर जाने का इशारा किया था। शुक्र भरी निगाहें नम हुई थीं और अब वो पलटकर अपने साथ खड़ी औरत की तरफ देखने लगी थी। यही है, उसने रंग उड़े टूटे हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वो हाँ में मुस्कुराकर हौले से दस्तक देकर अंदर दाखिल हो चुकी थी। छोटे से सहन के उस पार सिर्फ एक ही कच्चा कमरा था, जिसे बाहर आती उजमा अपने घर में मारिया को देखकर हैरान हुई थी। सूरज की बची खुशी तपिश सहन को इस वक्त भी अच्छा खासा गरमा रही थी। मारिया ने अपने सर पर ओढ़ी चादर से अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ किया था। आओ आओ ना, उजमा कपकपाती हुई आवाज में उसे कमरे में चलने का कहने लगी तो मारिया ने चुपचाप कदम बढ़ा दिए। उजमा जल्दी से उसके लिए एक मोढ़ा ले आई थी। आपके शौहर की मौत का सुना। मारिया ने बैठते हुए उजमा की तरफ देखा तो उसके सामने पड़ी चारपाई पे बैठ चुकी थी और अब खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। बस आंसू थे जो उसकी आंखों से गिर रहे थे। मैं वापस जा रही हूँ, समी का ट्रांसफर हो गया है, मारिया ने अपने हाथों को मसलते हुए उलझने किसी अंदाज में कहा। सामने बैठी उजमा की बूढ़ी आंखों से गिरते आंसुओं में रवानी आई थी। कितने ही पल खामोशी के साथ बीत गए। दुआ कीजिएगा मैं अपनी बेटी के लिए अपनी माँ जैसी माँ साबित ना हूँ, मारिया ने खड़े होते हुए भर्राए हुए लहजे में कहा था। जाने क्यों उसका लहजा भीग रहा था। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन मारिया ने कहते हुए अपनी उंगलियों को मरोड़ा था और फिर उसने अपने दाएं कंधे पर लटकते पर्स को खोला और उसमें से एक चेक निकालकर उजमा की तरफ बढ़ा दिया। मैं चाहती हूँ आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएं। इन पैसों से आप अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लें और बाकी पैसों को बैंक में रखवाकर हर महीने मुनाफे से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकती हैं। बस इसीलिए मैं आई हूँ ताकि आपको, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मारिया, बस एक बार मुझे तुम्हें गले लगाना है, इससे ज़्यादा की हसरत और ज़रूरत नहीं है मुझे। उजमा ने खुशामद भरे लम्हे में उससे कहा था। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत थी, माँ की आगोश की, माँ की मोहब्बत की। काश एक बार आप मेरे बारे में सोच लेती, लेकिन तब आपको मेरी ज़रूरत नहीं थी। आप तो अपना घर, अपना शहर, अपनी माँ सब कुछ छोड़कर यहाँ इतनी दूर आ बसी थीं, और ये किस्मत थी ना। वो खौले से मुस्कुराई थी। कितनी अजीब चीज़ है किस्मत जो मुझे यहाँ ले आई, और देखें कैसे आपको मेरे घर के काम के बहाने भेज दिया था। अगर ऐसा ना होता तो क्या तब भी आपका दिल चाहता मुझसे मिलने को, उसने गुस्से के अंदाज में पूछा था। हाँ हाँ चाहता था, तब भी दिल चाहता था, लेकिन मैं कभी तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। किस मुंह से करती, किस मुंह से अम्मा के सामने तुम्हारे सामने आती, वो एकदम से कहती हुई रो पड़ी थी। इससे पहले कि वो बोलती, उजमा ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया था। जाने क्या बात थी, कितनी देर वो उसके सीने से लगे खड़ी रही, और जब पीछे हुई तो एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर चिपकी हुई थी। ये मेरा हक था जो मैंने जबरदस्ती तुमसे लिया है मारिया, उजमा ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए भर्राए लहजे में कहा था। और आपने कभी अपने फर्ज को अदा नहीं किया, आपके वो कहकर मुस्कुराई थी और झुककर उनकी चारपाई पर उस चेक को रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। हर कोई मारिया जैसा खुशकिस्मत नहीं होता, जिसकी फिक्र के लिए अम्मा हो, जिसके लिए दुआएं करने वाले हाथ हों। मुझ जैसे बच्चों को लोग ताने मारते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि वो किसकी कोख से पैदा हुए हैं, उस कोख से जिसमें वफा नहीं थी, मगर कोई समी भी होता है जो मोहब्बत से बिखरी हुई मारिया को समेट लेता है। उसे इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत देता है कि उसे अपना आप इज्जतदार लगने लगता है। और कोई आजर जैसा भी नहीं होता जो मुझे अपने घर वालों, खानदान वालों के तानों से बचाने के लिए खुद को आगे कर दे। जिंदगी फसाना नहीं थी, जिंदगी हकीकत थी, लेकिन आपने हकीकत को बदसूरत बना डाला था। आंखों से आंसू टूटकर दामन में खून लगे थे। वो पलट आई थी उस मेहरबान शख्स के पास जो उसका इंतजार कर रहा था, और घर में अम्मा और उसकी बेटी मुसफ़ा भी। पीछे रह जाने वाले के पास पछतावा था, ऐसा पछतावा जो किसी नासूर की तरह उसके जिस्म से लिपट गया था।
वो उससे कितनी मोहब्बत करती थी उसका सबूत बिस्तर पर पड़ा वो चेक था जो वो उसे जाने से पहले देने आई थी। वो अपनी माँ से बेशक नफरत करती थी, लेकिन मोहब्बत भी कम नहीं करती थी। वो अपना हक तो उससे ले चुकी थी, लेकिन फर्ज। वो छोटा सा बोसीदा सीलन भरा घर उजमा के रोने की आवाज़ से गूंज रहा था, और ये रोना खुद उसने अपने हाथों से लिखा था। वो रो रही थी और फिर रोती ही चली गई। उसके पास हवाला अच्छा नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ को बेटी का अच्छा हवाला दे आई थी। पता नहीं दूर कहीं सन्नाटा भी था तो कहीं खुशी भी थी। घर आकर मारिया ने नम होती आंखों से अपनी बेटी को उठाया और सीने से लगा लिया और पास बैठे समी के कंधे पर सर टिका दिया। समी ने मुस्कुराकर अपनी दुनिया को अपनी बाहों में समेट लिया था। रिश्ते वफादारी मांगते हैं, कुर्बानी मांगते हैं, इज्जत चाहते हैं, और उसके पास ये सब कुछ था। जिंदगी ने मुस्कुराकर मारिया की तरफ देखा और फिर अपने थाल से ढेरों खुशियां उठाकर उस पर निछावर करने को बेताब हो गई थी। मुसफ़ा मुस्कुराई थी उसे देखकर, मारिया भी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उन दोनों को मुस्कुराता देखकर समय भी हंस पड़ा था। कमरे में आती अम्मा ने उन्हें यूं हंसता देखकर ढेरों दुआओं से नवाजा था, और फिर बाकी की पैकिंग करने की ताकीद करती हुई मुसफ़ा को लेकर कमरे से बाहर चली गईं। उन्हें आज रात ही शहर को छोड़कर दूसरे शहर के लिए रवाना होना था। दोस्तों, कहानी का यहाँ पर एंड होता है। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। इस कहानी को सूट करता हुआ एक प्यारा सा नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करना। अगर मुझे कोई नाम पसंद आता है तो मैं इस कहानी का वही नाम रखूँगी।